हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन दिस चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्टरलाइजेशन। तो बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप किसी भी मीडिया को या किसी ऑब्जेक्ट लाइक सिरिंज, बैटरी प्लेट, फ्लास्क, किसी भी चीज़ को आप स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल का मतलब उसको आप कंटामिनेंट फ्री करते हैं, मतलब वहाँ पर ज़ीरो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हो जाते हैं। तो यानी कि स्टेरिलाइजेशन का ये मतलब हुआ कि जब आप किसी भी मीडिया को स्टेराइल करते हैं तो इसका मतलब वहाँ से आप पूरे के पूरे यानी कि 100% माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल कर दे रहे हैं। 100% अगर किल नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल 99% माइक्रो ऑर्गेनिम्स किल हुए, तो आप उस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो 1% माइक्रो ऑर्गेनिम्स बच गया वो फर्दर डिवाइड होकर दोबारा से 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेरिलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी मीडिया को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटामिनेंट फ्री करना, मतलब वहाँ पर 100% माइक्रो ऑर्गेनिम्स की किलिंग हो जाना, ये प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन के टाइप्स की, कि कितने टाइप्स के स्टेरिलाइजेशन बेसिकली होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो दो टाइप के स्टेरिलाइजेशन होते हैं, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। आइए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फिजिकल स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है यूवी। यूवी स्टेरिलाइजेशन में आप करते हैं जब आप किसी भी मीडिया को इनोकुलेट कर रहे होते हैं तो लैमिनार एयर फ्लो के अंदर 15 से 20 मिनट के लिए आप यूवी लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये यूवी लाइट जीनोटॉक्सिन की तरह काम करती है, मतलब कि बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए के ऊपर डायरेक्ट अटैक करती है, उस डीएनए को डीनेचर कर देगी, ब्रेक कर देगी, जिससे वो माइक्रोबियल सेल किल हो जाएंगी। दूसरी टेक्निक देखते हैं डायरेक्ट हीट। इस डायरेक्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में ले आते हैं। फॉर एग्जांपल इनोकुलेशन टाइम के दौरान जब हम इनोकुलम लूप लेते हैं तो इस इनोकुलम लूप को हम फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट हीट स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ताकि इसके ऊपर से किसी भी तरीके का कंटामिनेशन अगर हो तो वो किल हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी प्रोसेस फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन एक तरह का स्टेरिलाइजेशन होता है। फिल्ट्रेशन उन मीडिया के साथ किया जाता है जिन मीडिया को आप डायरेक्ट हीट या फिर मॉइस्ट हीट के जरिए स्टेराइल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एनिमल टिश्यू कल्चर का मीडिया। एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर मीडिया के अंदर बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे हार्मोन्स एडेड होते हैं। अगर आप उनको डायरेक्ट हीट या मॉइस्ट हीट के थ्रू स्टेराइल करेंगे तो वहाँ पर जितने भी प्रोटीन होंगे या हार्मोन्स होंगे वो सब के सब डीनेचर हो जाएंगे। तो उस केस में हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन। द लास्ट जो प्रोसेस है वो है मॉइस्ट हीट। इस मॉइस्ट हीट को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन की। तो केमिकल स्टेरिलाइजेशन के अंदर पहला आता है बाय यूजिंग अल्कोहल, यानी कि हम 70% अल्कोहल का यूज करके चीज को स्टेराइल कर सकते हैं। अल्कोहल किसी भी सेल को डिहाइड्रेट कर देता है, मतलब उसके अंदर से वाटर को इवेपोरेट करा देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल किल हो जाती है। फिर दूसरा केमिकल हम मर्क्यूरी क्लोराइड को भी यूज कर सकते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड में क्लोरीन होने की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और पेप्टाइड लिंकेज को ऑक्सीडाइज करके ब्रेक कर देता है, जिससे कोई भी माइक्रोबियल सेल किल हो जाती है। और कुछ डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। अब बात करते हैं मॉइस्ट हीट की, कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन
मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन को हम ऑटोक्लेव भी कहते हैं, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ऑटोक्लेव। तो इस प्रोसेस को जनरली ऑटोक्लेव के नाम से भी जाना जाता है। मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर, यानी कि एक प्रेशर के अंदर मॉइस्ट हीट दी जाती है। मॉइस्ट हीट दी जाती है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहाँ पर प्रेशर होता है 15 psi। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि 121 डिग्री ही क्यों दिया जाता है, क्यों नहीं हमने कोई और अदर टेम्परेचर को कंसीडर कर लिया, क्यों हमने 121 डिग्री टेम्परेचर को ही दिया। तो आइए हम बात करते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन को बेसिकली हम ऑटोक्लेव भी कहते हैं, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये की जाती है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ऑटोक्लेव। इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर, जहां पर टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर प्रेशर होता है 15 psi, यानी कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देकर मॉइस्ट हीट का, डायरेक्ट हीट का नहीं, मॉइस्ट हीट का 121 टेम्परेचर देकर आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोक्लेव। बेसिकली क्वेश्चन ये उठता है कि 121 डिग्री ही क्यों चूज किया गया, क्यों नहीं इसके लोअर में हम यूज कर लेते, क्यों नहीं इसका हाई टेम्परेचर हम यूज कर लेते। तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड चूज करने का क्या रीजन था? तो मैं बता दूं कि 121 डिग्री चूज करने का रीजन ये था कि स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस को करते वक्त यहाँ पर एक डिजाइन ऑर्गेनिज्म लिया गया था, एक ऑर्गेनिज्म लिया गया था जिसका नाम था स्टीरियो थर्मोफ्लस। पूरा बेसिकली नाम था इसका बैसिलस स्टीरियो थर्मोफ्लस। बैसिलस स्टीरियो थर्मोफ्लस एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर सकते हैं। तो बैसिलस स्टीरियो थर्मोफ्लस स्टेरिलाइजेशन के दौरान एज अ डिजाइन ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया। देखा गया कि ये बैक्टीरिया 121 डिग्री पर, ये बैक्टीरिया 121 डिग्री पर भी किल हो जा रहा है। तो जब ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया 121 डिग्री पर किल हो रहा है, तो बाकी जो बैक्टीरिया है जो थर्मोफिलिक नहीं है, तो वो तो इस टेम्परेचर के लोअर में ही डीनेचर हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। और वो बैक्टीरिया जो थर्मोफिलिक हैं, तो वो 121 डिग्री पे किल हो जाएंगे। तो इससे ऊपर अगर आप टेम्परेचर लेते हैं तो आप अपनी एनर्जी का कंजम्पशन ही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि 121 डिग्री के पास सारे बैक्टीरिया, चाहे वो वेजिटेटिव सेल्स हो या स्पोर्स हो, सभी किल हो जाएंगे। तो इसलिए 121 लेना सुटेबल था, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 15 psi ही यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक की जिसमें बेसिकली बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है और स्टेरिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो मैं बता दूं कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि कंप्लीट किलिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल, चाहे वो वेजिटेटिव हो या वो स्पोर्स हो, इसमें कंप्लीट किलिंग हो जाती है। पॉस्चराइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स की किलिंग होती है, स्पोर्स की किलिंग नहीं होती। जो पॉस्चराइजेशन करते हैं वो बेसिकली 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, या अगर इस टेम्परेचर को बढ़ाना चाहें तो 72 डिग्री कर सकते हैं फॉर 15 मिनट। यहाँ पर हमने हाई टेम्परेचर किया और शॉर्ट टाइम लिया, इसलिए इसको ST
ST भी कहते हैं, HT हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो पॉस्चराइजेशन इस टेम्परेचर पे किया जाता है, जबकि स्टेरिलाइजेशन 121 डिग्री पे किया जाता है। तो मैं फिर बता दूं कि पॉस्चराइजेशन में स्पोर सेल्स किल नहीं होती हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, जिनकी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, ओनली वही किल होती है, ताकि फूड की क्वालिटी बढ़ सके, वहाँ पर स्पॉइलेज फूड का ना हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि स्टेरिलाइजेशन ही डायरेक्ट कर लें, क्यों हम रिस्क लें कि पॉस्चराइजेशन किया जाए। अगर आप मिल्क का स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो 121 डिग्री पर जो मिल्क के अंदर प्रोटीन और विटामिन हैं वो सारी के सारी डीनेचर हो जाएंगे। इसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि मिल्क को स्टेरिलाइजेशन ना करके। आइए अब बात करते हैं हम बैच स्टेरिलाइजेशन डिजाइन की, कि किस तरीके से बैच स्टेरिलाइजेशन की डिजाइन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर है, जो मेन पैरामीटर है, उसको हम बोलते हैं डेल फैक्टर। बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के डेल फैक्टर होते हैं, डेल हीटिंग, डेल होल्डिंग एंड डेल कूलिंग, और इनके सम को हम बोलते हैं डेल ओवरऑल फैक्टर। तो जो डेल ओवरऑल फैक्टर होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेल ओवरऑल फैक्टर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। डेल ओवरऑल फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है नेचुरल लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। यहाँ पर जो एन नॉट है वो वायबल सेल्स हैं जो मीडिया के अंदर प्रेजेंट है, और एन टी जो है वो हम लेते हैं 10⁻⁻3। इसका मतलब 1000 सेल्स में एक सेल हम ऐसी मान रहे हैं जो कंटामिनेटेड हो गई है, मतलब 1000 सेल में एक सेल ऐसी है जो कंटामिनेटेड है, इसलिए 10⁻³ रख रहे हैं। ये रिस्क ऑफ कंटामिनेशन माना जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि आपकी मीडिया में 10⁻11 सेल है और रिस्क ऑफ कंटामिनेशन आप कितना मान रहे हैं, 1000 सेल में एक सेल का, इसका मतलब 10⁻⁻3। ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻14 हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग अगर आप 10⁻14 का लेंगे तो वो होता है 32.2। तो यानी कि डेल ओवरऑल फैक्टर 32.2 यहाँ पर आ गया है। आइए उसके बारे में जानते हैं। पहले हमने डेल ओवरऑल फैक्टर कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, उसके बाद हम डेल हीटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। डेल हीटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि डेल फैक्टर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज। इसका क्या मतलब हुआ कि 30 मिनट के अंदर टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 21 डिग्री। इसका मतलब पहले आपका मीडिया 100 डिग्री पे था, 100 डिग्री से 121 डिग्री तक पहुंचने में टाइम लगा 30 मिनट। ये कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 17.9। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेल की वैल्यू 12.54 मैंने क्यों रखी। तो डेल की वैल्यू 12.54 मैंने इसलिए रखी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इस वैल्यू को कि 121 पर इस डेल की वैल्यू कितनी होगी बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस बैक्टीरिया के अंदर, जो हमने डिजाइन ऑर्गेनिज्म लिया था। तो यानी कि 121 डिग्री पर डेल फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, इसकी पूरी एक टेबल रिचर्ड साइंटिस्ट ने बना दी है, जिस टेबल से देखकर हम ये वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 120 डिग्री पर देखनी है तो ये वैल्यू 120 डिग्री पर कुछ और होगी। तो हम 121 डिग्री कंसीडर करते हैं, इसलिए हम 121 डिग्री पर 12.54 ये वैल्यू को ले रहे हैं। इसी तरीके से डेल कूलिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। डेल कूलिंग कैलकुलेट करने का भी सेम फार्मूला है कि 21 डिग्री टेम्परेचर कितने मिनट में चेंज हो जा रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी 10.16। तो ये फार्मूला फाइनल था आपका कि डेल ओवरऑल इज इक्वल टू डेल हीटिंग प्लस डेल होल्डिंग प्लस डेल कूलिंग। अब बात समझिए, डेल ओवरऑल आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया, डेल हीटिंग आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर ली, डेल होल्डिंग आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया, बचा है डेल होल्डिंग। डेल होल्डिंग आप इन सब वैल्यू को रखने के बाद इस फार्मूले से यहाँ से आप डेल होल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल होल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब आप डेल होल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद एक फार्मूला होता है K/T। यहाँ पर जो K होता है वो
स्पेसिफिक थर्मल डेथ रेट होता है के, जिसकी वैल्यू होती है 2.54। तो जो 2.54 लिया गया है ये अगेन उसी बैक्टीरिया का यानी कि बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस का स्पेसिफिक थर्मल डेथ रेट लिया गया है। इस फार्मूले में रखकर आप अपना यहाँ से जो डेल होल्डिंग कैलकुलेट होके आएगा उसको आप यहाँ रख देंगे। के की वैल्यू 2.54 हो गई, यहाँ से आप टाइम निकाल लेंगे, ये है टाइम। तो जब आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको अपनी बैच प्रोसेस के लिए होल्डिंग टाइम पता चल जाएगा कि ऑटोक्लेव में हीटिंग होने के बाद यानी कि 121 डिग्री टेम्परेचर पहुँचने के बाद मुझे अपनी प्रोसेस के लिए होल्डिंग टाइम कितना रखना है। तो इस फार्मूले से, इस पूरी डिज़ाइन से आप अपने बैच प्रोसेस का होल्डिंग टाइम पता कर सकते हैं। ये डेल फैक्टर का इम्पोर्टेंस है कि हम अपना होल्डिंग टाइम पता कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका होल्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है कि भाई किसी मीडिया का होल्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है फॉर एग्जांपल, और उतना होल्डिंग टाइम आप उस मीडिया को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मीडिया में ब्राउनिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि मीडिया ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगी, तो आप उसको उतना टाइम नहीं दे सकते। तो वो जो टाइम आप कैलकुलेट करते हैं जिसको आप होल्डिंग टाइम कहते हैं वो इसी पूरी डिज़ाइन से निकल के आता है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा इस वीडियो के एंड में कि जो डेल हीटिंग और डेल कूलिंग आपने कैलकुलेट किया था, ये डेल हीटिंग और डेल कूलिंग एक प्रैक्टिकल अप्रोच से कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई 21 डिग्री का चेंज कितने मिनट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कम मीडिया है तो वो चेंज बहुत कम समय में आ जाएगा, अगर आपके पास ज़्यादा मीडिया है तो वो चेंज बहुत ज़्यादा टाइम में आएगा। तो दोनों केस में वैल्यू डिफर करेगी। तो डेल हीटिंग और डेल कूलिंग प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 21 डिग्री टेम्परेचर का चेंज कितने मिनट के अंदर आ रहा है। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद आप डेल हीटिंग और डेल कूलिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको ये स्टेरिलाइजेशन के ऊपर पूरी प्रोसेस का सिनेरियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आइए उसके बारे में जानते हैं। पहले हमने डेल ओवरऑल फैक्टर कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, उसके बाद हम डेल हीटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। डेल हीटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि डेल फैक्टर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज। इसका क्या मतलब हुआ कि 30 मिनट के अंदर टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 21 डिग्री। इसका मतलब पहले आपका मीडिया 100 डिग्री पे था, 100 डिग्री से 121 डिग्री तक पहुंचने में टाइम लगा 30 मिनट। ये कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 17.9। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेल की वैल्यू 12.54 मैंने क्यों रखी। तो डेल की वैल्यू 12.54 मैंने इसलिए रखी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इस वैल्यू को कि 121 पर इस डेल की वैल्यू कितनी होगी बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस बैक्टीरिया के अंदर जो हमने डिजाइन ऑर्गेनिज्म दिया था। तो यानी कि 121 डिग्री पर डेल फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, इसकी पूरी एक टेबल रिचर्ड साइंटिस्ट ने बना दी है, जिस टेबल से देखकर हम ये वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 120 डिग्री पर देखनी है तो ये वैल्यू 120 डिग्री पर कुछ और होगी। तो हम 121 डिग्री कंसीडर करते हैं, इसलिए हम 121 डिग्री पर 12.54 ये वैल्यू को ले रहे हैं। इसी तरीके से डेल कूलिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। डेल कूलिंग कैलकुलेट करने का भी सेम फार्मूला है कि 21 डिग्री टेम्परेचर कितने मिनट में चेंज हो जा रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी 10.16। तो ये फार्मूला फाइनल था आपका कि डेल ओवरऑल इज इक्वल टू डेल हीटिंग प्लस डेल होल्डिंग प्लस डेल कूलिंग। अब बात समझिए, डेल ओवरऑल आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया, डेल हीटिंग आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर ली, डेल होल्डिंग आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया, बचा है डेल होल्डिंग। डेल होल्डिंग आप इन सब वैल्यू को रखने के बाद इस फार्मूले से यहाँ से आप डेल होल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
डेल होल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, जब आप डेल होल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद एक फार्मूला होता है K/T। यहां पर जो K होता है वो स्पेसिफिक थर्मल डेथ रेट होता है K, जिसकी वैल्यू होती है 2.54। तो जो 2.54 लिया गया है ये अगेन उसी बैक्टीरिया का यानी कि बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस का स्पेसिफिक थर्मल डेथ रेट लिया गया है। इस फार्मूले में रखकर आप अपना यहाँ से जो डेल होल्डिंग कैलकुलेट होके आएगा उसको आप यहाँ रख देंगे। K की वैल्यू 2.54 हो गई, यहाँ से आप टाइम निकाल लेंगे, ये है टाइम। तो जब आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको अपनी बैच प्रोसेस के लिए होल्डिंग टाइम पता चल जाएगा कि ऑटोक्लेव में हीटिंग होने के बाद यानी कि 121 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद मुझे अपनी प्रोसेस के लिए होल्डिंग टाइम कितना रखना है। तो इस फार्मूले से, इस पूरी डिज़ाइन से आप अपने बैच प्रोसेस का होल्डिंग टाइम पता कर सकते हैं। ये डेल फैक्टर का इम्पोर्टेंस है कि हम अपना होल्डिंग टाइम पता कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका होल्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है कि भाई किसी मीडिया का होल्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है फॉर एग्जांपल, और उतना होल्डिंग टाइम आप उस मीडिया को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मीडिया में ब्राउनिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि मीडिया ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगी, तो आप उसको उतना टाइम नहीं दे सकते। तो वो जो टाइम आप कैलकुलेट करते हैं जिसको आप होल्डिंग टाइम कहते हैं वो इसी पूरी डिज़ाइन से निकल के आता है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा इस वीडियो के एंड में कि जो डेल हीटिंग और डेल कूलिंग आपने कैलकुलेट किया था, ये डेल हीटिंग और डेल कूलिंग एक प्रैक्टिकल अप्रोच से कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई 21 डिग्री का चेंज कितने मिनट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कम मीडिया है तो वो चेंज बहुत कम समय में आ जाएगा, अगर आपके पास ज़्यादा मीडिया है तो वो चेंज बहुत ज़्यादा टाइम में आएगा। तो दोनों केस में वैल्यू डिफर करेगी। तो डेल हीटिंग और डेल कूलिंग प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 21 डिग्री टेम्परेचर का चेंज कितने मिनट के अंदर आ रहा है। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद आप डेल हीटिंग और डेल कूलिंग कैलकुलेट कर लेंगे। वो आपको ये स्टेरिलाइजेशन के ऊपर पूरी प्रोसेस का सिनेरियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।